जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके टेटवाल करना में आज पहली बार श्रीनगर मठ के श्री श्री विधुशेखरा भरत जी शंकराचार्य ने शारदा मंदिर का दौरा करके खसूसी पूजा पाठ की। इस मौके पर एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस, सिविल इंतजामिया और अदलिया के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मुसलमान, सिख और हिंदू की एक बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद रही। इस मौके पर पंडितों ने मांग की कि शारदा पीठ को करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर खोला जाए। कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टीटवाल सेक्टर में और हमारे और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ फासला जो है वो दरियाई कृष्ण गंगा का है। उस पार जो आप देख रहे हैं वो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और ये है हिंदुस्तान का इलाका। और यहाँ पर शारदा मंदिर की तामीर हो चुकी है और इस वक्त यहाँ पर इस शारदा मंदिर में दहाइयों के बाद पहली बार अब पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आज मुख्तलिफ लोग जो हिंदुस्तान से आए हैं वो यहाँ पर जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर श्री श्री विधुशेखरा भारतीय जी शंकराचार्य ऑफ सिंघारी मठ, जिन्होंने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इस मंदिर में दस्तक दी, यानी शारदा मंदिर में पहली बार शंकराचार्य जी ने आज पहली बार इस मंदिर में पूजा पाठ की। और यहाँ पर इस वक्त हम कहेंगे कि अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इंतजामिया ने भी पूरी तरह से पुख्ते इंतजाम किए थे शारदा मंदिर की तामीर। और उसके बाद इस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ हो रहे हैं। और वो इलाका जो आप देख रहे हैं ये है पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और ये जो इलाका है ये है टीटवाल सेक्टर, जहाँ पर शारदा मंदिर की तामीर हुई है और इसके साथ यहाँ पर गुरुद्वारे की भी तामीर हो चुकी है। यानी कि कबायली के दौर में इससे बकौल इनके इसे तहस नहस किया गया था, इसकी तोड़फोड़ की थी मंदिर की। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि दोबारा इस मंदिर की तामीर की गई, पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई और आज शंकराचार्य जी ने पहली बार इस मंदिर में पूजा पाठ की। अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त शंकराचार्य जी हैं वो खुद इस वक्त पूजा पाठ में यहाँ पर मौजूद हैं और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जो मुल्क के बाकी रियासतों से भी आ चुके हैं वो इस वक्त इस पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। और मंदिर को हम कहेंगे कि इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ से अकीदतमंद ही अकीदतमंद हमें नजर आ रहे हैं और पूजा पाठ 4 दरवाजों का ये मंदिर बनाया गया है। चारों दरवाजों पर इस वक्त पूजा पाठ हो रही है और इसके अंदर जो है शंकराचार्य जी इस वक्त खुद मौजूद है, यानी पहली बार उन्होंने इस इलाके में जो है दस्तक दी है और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर जो है पूजा पाठ हो रही है। यानी कि कहा जा रहा है कि ये काफी खुश है। ये कह रहे हैं कि दहाइयों के बाद, सदियों के बाद आज जो है इस LOC पर इस मंदिर की तामीर के बाद बाज़ाब्ता तौर पूजा पाठ शुरू हुई। अब ये लोग यही कह रहे हैं कि आर पार अमन रहे ताकि यहाँ पर सभी लोग अमन अमान से रहे और आर पार जो है अमन की हवाएं चले। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के टीटवाल। जम्मू में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस साल अमरनाथ यात्रा की मुद्दत में तौसी पर खुशी का इजहार किया और साथ ही अकीदतमंदों की सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ यात्रियों की रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से इस मामले पर गौर करने को कहा। लगभग 2 महीने का ये श्रावण हो रहा है। संख्या की दृष्टि से अगर दिन गिने तो वैसे तो पूरा श्रावण मास ही माना जाएगा, लेकिन शुद्ध श्रावण एक पक्ष पहले एक पक्ष बाद में होगा और अधिक श्रावण 1 महीना बीच में होगा। इसीलिए कुल मिलाकर के लगभग 2 महीने का समय हो जाएगा। और इन इतने दिनों तक के लिए ये जो भगवान के दर्शन के लिए अवसर दिया गया है इसका हम स्वागत करते हैं। यात्री भगवान के दर्शन से ही अपना अहोभाग्य मानता है, बाकी सुविधाएं उसके लिए नगण्य ही होती हैं। इसलिए श्रद्धालुओं की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन व्यवस्थाकर्ताओं की दृष्टि से उनको पूरी सुविधा जहां तक हो सके कोई कष्ट ना हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है उनकी सुरक्षा और उसके बाद उनकी व्यवस्था। तो सुरक्षा के संदर्भ में सतर्कता बरतने की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के रहने, भोजन करने और आवागमन करने के लिए सब सुविधा करनी चाहिए। एक बात जो हमारे ध्यान में लाई गई है वो ये है कि अचानक पंजीकरण का जो शुल्क है वो बहुत अधिक कर दिया गया है। तो इस तरह से अचानक इतना अधिक पंजीकरण शुल्क लगा दिया जाना भी ठीक नहीं है। हम
चाहते हैं कि प्रशासन, श्राइन बोर्ड इस पर एक बार विचार करे। जम्मू खित्ते के राजौरी जिले में ढंगरी के बदकिस्मत वाकये को 6 माह गुजर चुके हैं, जिसमें बच्चों समेत 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन मुतासरीन और उनके अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि 1 जनवरी को उन पर हमला करने वालों को मकामी हिमायत हासिल थी। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इंसाफ की अपील की है। 1 जनवरी को इस साल डांगरी में ऐसी घटना हुई जिसने ऐसे जख्म दिए उन फैमिलीज़ को जिनके घर के जो है सदस्यों को उस दिन मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों की तरफ से। हालांकि उसके बाद कंडी इलाके में जो एक आतंकवादी को ढेर किया गया, उसके बाद पुंछ के इलाके में एक आतंकवादी को ढेर किया गया और बताया ये गया कि जिसने डांगरी की जो घटना अंजाम दी थी ये वही आतंकवादी गुट था। हमारे साथ जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आज काफ़ी समय हो गया और आपसे ये यकीन भी आपको दिलाया गया कि वो आपको इंसाफ दिया जाएगा। आपको लगता है कुछ हद तक जो आपको इंसाफ है मिल पाया है, और अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से सीधी मांग क्या है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें बच्चों का न्याय चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो हमारे 2 बच्चे थे, हमारे दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। ऊपर से हमारे घर में जो आईडी लगाई है, हमारे घर को भी उन्होंने समझौता उड़ा दिया। हमारा पूरा जो घर है वो पूरा डैमेज कर दिया है इन्होंने। देखो हमें कुछ भी नहीं सरकार से चाहिए, हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांगते हैं कि हमें बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मेरे बच्चों को इन्होंने मारा? देखो डांगरी में और गाँव ही थे, हमारे घर में क्यों आए? अगर मिलिटेंट थे तो दाएं बाएं किसी को क्यों नहीं मार सकते? देखो 6:45 बजे हमारे घर में ये डांगरी में उन्होंने ये हादसा किया। 6:45 बजे अभी कोई मंदिर में जा रहा था, किसी घर में खाना भी नहीं बना था। देखो वो मिलिटेंट आए कहाँ से इतने जल्दी? वो किसी के घर में थे ना, जिनके घरों में थे उनको, हमें उनके घरों के लिए क्यों नहीं बता रहे कि इन घरों में थे? जो जिन घरों में थे उनके आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनके अगर हमारे बच्चे गए हैं तो उनको क्यों बचा रहे हैं? हम तो आपको लगता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है? कुछ लोकल लोग मिले हुए थे जिनको अभी तक वो सामने नहीं आ पाए? हाँ बिल्कुल लोकल हैं। लोकल के लिए मैं भी बता रही हूँ कि लोकल ही थे। लोकल ने तो सब कुछ ये किया है ना। देखो मैं जम्मू में आई हूँ, अगर हमें जम्मू से क्या लेना देना था? आपको हमारे से क्या लेना देना था? वो तो हमारे गांव के ही हैं। उनको ये पता था कि ये रास्ता इनके घर में आता है, ये इनका बड़ा बेटा है चौक में गया हुआ, ये दूसरा बेटा इनका घर में है, ये इनकी माँ है, उनको पूरा पता था। तो आपको आज भी लगता है कि जो आतंकवादी कंडी में जिसको अभी हाल ही में सेना ने मारा है, क्या ये वही आपको लगता है कि जिस तरह से आपने रात के वक्त उस आतंकवादी का जो चेहरा है देखा था, आपको मिलता जुलता हुआ दिखाई दिया? नहीं, मैं पहचान नहीं सकती। देखो उसने मास्क डाला हुआ था पूरा ब्लैक वाला, ये उसने वर्दी लगाई हुई थी, वो पूरी आर्मी की वर्दी थी। जो शूज़ डाले हुए थे वो डीएम शूज़ थे ब्लैक वाले, तो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे जोरी एसएसपी साहब ने भेजा था एक पुलिस ऑफिसर को घर में, बोला कि आप पहचान करने के लिए आओ। मैंने बोला कि मैं क्या पहचान करूं? क्या आपने कहा आंखें जो है वो मिलती जुलती दिखाई दी? हाँ सिर्फ आंखें दिखाई देती थी और कुछ भी नहीं पहचान पाया मैंने उनका। पहचान पाई आंखों से? नहीं, आंखों से मैं कुछ भी पहचान नहीं पाती। अब आप आगे क्या सोचती है, क्या आप करेंगी? क्योंकि पहले ही गृह मंत्री ने भी आपको यकीन दहानी दिलाई है कि इस मामले में जो दोषियों को है बख्शा नहीं जाएगा। ये जो हमारा केस था, ये हमारा केस देखो अमित हमारे जो गृह मंत्री हैं मानिए उन्हीं के हाथ में है, तो हमें पूरा विश्वास था कि ये जो हमारा केस है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे केस का। 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक केस का कुछ नहीं हुआ। इनकी सीधी मांग है गृह मंत्री से कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले और ताकि इन फैमिलीज़ को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वज़ारत तालीम की जानिब से यूनिवर्सिटियों की दर्जाबंदी का ऐलान किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कश्मीर यूनिवर्सिटी को साल 2023 के लिए मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में 33वां रैंक दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की कौमी दर्जाबंदी में जबरदस्त बेहतरी आई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी 20 पायदान ऊपर चढ़कर 53 रैंक से 33वें रैंक पर पहुंची है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो NIRF के टॉप 100 के मजमूई जुमरे में शामिल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनकी मेहनत को सराहा। वीसी ने यूनिवर्सिटी के एजाजी चांसलर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार ए मीर ने भी इस शानदार कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश की। पार्लियामेंट की नई इमारत में कश्मीरी तहजीब की झलक देखने को मिल रही है।
ललवाक को शारदालेपी में लिखा गया है। पार्लियामेंट के बाब दाखिला पर कई ज़बान ने तहरीर की है, जिनमें शारदालेपी भी शामिल है। पार्लियामेंट की नई इमारत का हाल ही में आपको बता दें इफ्तिताह हुआ है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे 670 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जारी है। यह सड़क दिल्ली की बहादुरगढ़ बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, कटरा, हरियाणा और पंजाब से जोड़ेगी। इसमें एक सुपर सेक्शन होगा जो नकोदर राजा सांसी अमृतसर में वाक़ श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जोड़ेगा। दिल्ली से कटरा जाने के लिए फिलहाल 14 घंटों का वक्त लगता है। यह सड़क तामीर होने के बाद 14 घंटों का सफर 6 घंटों में मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्टॉप, रिफ्रेशमेंट के साथ तफरीही सहूलियात भी होंगी। भारतमाला परियोजना के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर 35,000 करोड़ की लागत मुतवक्का है। जम्मू के मकामी लोगों ने हुकूमत से सड़क को बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इस सड़क के मुकम्मल होने के बाद मईशत को फरोग देने में मदद मिलेगी और वैष्णो देवी के यात्रियों को भी काफी आराम मिलेगा। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और जगह जगह पर अगर पूरे इंडिया की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी को मज़ीद मजबूत किया गया है। जो 4 लेन्स थे उनको 6 लेन है, 8 लेन किया गया है। जो 2 लेन थे उनको 4 लेन किया गया है। इसी तरह की एक प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी इसका काम शदमद से चल रहा है। ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है इस रोड का, और ये तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डिस्टेंस कम होगी दिल्ली टू कटरा। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो होगा। एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो फ़ायदे के लिए ही है। आम मानस को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और जो दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। बट फ़ायदा तब मिलेगा जब ये पूरा कंप्लीट होगा। इस टाइम में मसला सर ऐसा चल रहा है कि दुकानदार सफ़र तो कर रहा है हर एक चीज़ से, महंगाई का भी सफ़र है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी स्कीम है बेटर देन, हर एक के लिए अच्छा है। जो पहले हमारे गाड़ी चलती थी वो फ्लाईओवर से निकल जाती थी, अभी जो यात्री गाड़ी है वो नीचे से जाएगी, उससे हमारा भी फ़र्क पड़ेगा, हमें काम करने का उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यात्री गाड़ी नीचे रुकेगी, उससे घाक आएगा। लेकिन ये है कि अभी हमें जो अभी इस टाइम बहुत दिक्कत है, रास्ते बंद हैं सारे, आगे पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है। यही डिसएडवांटेज है कि हमारा कामकाज भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कनेक्टिविटी टोटली ख़त्म हो गई है, रास्ते बंद हैं। यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रास्ते खुलें, मगर जब बन जाएगा तब तो काफ़ी बेनिफिट है। क्या लगता है आपको रोड कनेक्टिविटी पर कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ध्यान दिया जा रहा है और उसका कितना फ़ायदा हो रहा है? सर ध्यान तो दिया जा रहा ही है, ये तो बेनिफिट होगा। जब 6 लेन बनेगा बेनिफिट तो होगा ही। पहले तो काफ़ी मतलब कि बंद था ये हमारे यहाँ पे, मतलब दीवारें लगी हुई थी, दीवारें खुलेंगी, ये रास्ते खुलेंगे, आपस में लोग मतलब मिलाव होगा, अब रोड से दूसरा हम देख पाएंगे। ये तो टोटली बंद था पहले। दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, खासकर जो दुकानदार इस रोड पे जो एक्सप्रेसवे के सड़कों के किनारे पे जिनकी दुकानें हैं उनको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये डिफ़िकल्टी कुछ देर के लिए है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट तो इससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा और यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बड़ी ब्रह्मना, जम्मू। पहलगाम से एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एक सयाह की बेसरन के मकाम पर देवदार का दरख्त के नीचे दबकर मौत हो गई है। सयाह की शिनाख्त जनार्थनम वल्द गोविंथा राजालू तमिलनाडु के तौर पर की गई है। सयाह घोड़े पर सवार होकर बेसरन की जानिब जा रहा था कि अचानक देवदार का दरख्त उन पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सयाह को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हवा चली और दरख्त जो है वो घोड़े पे गिरा, जो सवार लेके घोड़ा भी की भी वहीं मौके पे डेथ हो गई। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से भी और ख़ासकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि घोड़ों के लिए एक अच्छा सा ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि जहाँ से वो ट्रैक गुजरता है वहाँ पे पिछले बार भी हमारे घोड़े वालों ने बहुत उस पर एहतजाज वगैरह भी किए कि यहाँ जो पोसीदा दरख्त हैं तो अगर इनको हटाया जाए ताकि ऐसे हादसे बार बार न हो।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर प्लास्टिक की आलूदगी से मुतल्लिक एक हालिया तहकीक ने दुनिया भर के माहिरीन को माहौलियात की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। हाल ही में माहौलियात पर की गई तहकीक से ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है कि प्लास्टिक की आलूदगी पहले ही इंसानों के लिए खतरा बन चुकी है और अब ये आलूदगी उनकी पैदाइश के वक्त भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए माहिर माहौलियात और जम्मू यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर पीयूष मालविया ने इंकिशाफ किया कि हमारे माहौल में प्लास्टिक की आलूदगी इस तरह जमा होती है कि प्लास्टिक के छोटे ज़रात अब इंसानी जिस्म में जमा होकर फेफड़ों को मुतासिर करते हैं और अगर ऐसा होता तो न रोका गया तो ये आने वाले दिनों में तबाही का बाइस बन सकता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस पे बात करेंगे। पीयूष मालविया जो सीनियर एनवायरनमेंटलिस्ट हैं और HOD हैं एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करेंगे। सर, क्या चुनौतियां देखते हैं आप, क्योंकि इस वक्त काफ़ी थ्रेट है एनवायरनमेंट को और जिस तरह से अब मौसम में भी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मैं सबसे पहले इसकी थीम पर बात करना चाहूँगा। इसकी इस बार की थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और अगर इस थीम को देखें तो आज से 5 साल पहले जो 45वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उसमें भी सेम थीम थी और वो जो विश्व पर्यावरण दिवस था वो भारत ने होस्ट किया था और थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 5 सालों में ये प्लास्टिक पोल्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ा, हम लोग उसको शायद रोक नहीं पाए। जो हमारे प्रयास थे आज से 5 साल पहले जिसका कि हम लोगों ने प्लेज लिया था वो शायद नाकाफ़ी थे और इसलिए ये प्लास्टिक पोल्यूशन एज ए चैलेंज हम लोग को लेना पड़ रहा है कि हम लोग की जो थीम है इस बार की वो रिपीट हो रही है 5 साल के अंदर ही। तो सबसे बड़ी जो इस समय चुनौती है एनवायरनमेंट के लिए वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। सर, प्लास्टिक पोल्यूशन जो आपने बात की, तो कितना ये थ्रेट हो सकता है आने वाले सालों में अगर इसको नहीं रोका गया? देखिए, अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें तो जो डेटा है वो ये कह रहा है कि पूरे विश्व में 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल्स परचेज की जाती हैं और अगर टोटल प्लास्टिक बैग्स का नंबर देखें तो वो करीब 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हर साल खरीदे जाते हैं और उनकी एवरेज जो लाइफ है, जो इनके इस्तेमाल का समय है वो केवल 12 मिनट है। तो इतने सारे प्लास्टिक बैग्स जो जिनका की जो एवरेज यूज़ का जो टाइम है वो केवल 12 मिनट का, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? वो फाइनली एनवायरनमेंट में किसी न किसी कंपोनेंट में जाते हैं, चाहे वो लैंडफिल्स में जाएं। बहुत केवल 10% जो प्लास्टिक्स हैं वो रिसाइकिल होता है, बाकी सारा या तो लैंडफिल्स में जाता है या जो एक्वेटिक सिस्टम्स हैं, रिवर्स हैं, समुद्र है, उसमें जाता है। और आप ये भी देखिए कि जो 12 मिनट की लाइफ का जो 12 मिनट का जो बैग हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद उसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है, वो हज़ारों साल है और वो भी इनफैक्ट पूरी तरह से डिग्रेड नहीं हो पाता। इनफैक्ट डिग्रेडेशन के नाम पर उसमें केवल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ज़्यादा हैजार्डस है, जिनको कि हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं और जब और छोटे टुकड़े होते हैं तो उनको नैनो प्लास्टिक्स कहते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स और जिस तरह से आप देखें कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को, हमारे एक्वेटिक सिस्टम को, रिवर्स को चोक कर रहा है, माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को चोक कर रहा है क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में जा रहा है, हमारे फूड के थ्रू बॉडी में जा रहा है, प्लांट्स के थ्रू, क्रॉप्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, हर तरह से ह्यूमन सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है और जो एनिमल सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो है, और ये समुद्र में अगर आप देखें तो समुद्र बेसिकली चोक हो चुका है। एक नया टर्म आया है प्लास्टिक स्फीयर। तो प्लास्टिक स्फीयर एक नए तरीके की हैबिटेट है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लास्टिक कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में ही रहना प्रेफर कर रहे हैं जबकि वो डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूमंस के लिए बल्कि जो मवेशी हैं उनके लिए भी आज प्लास्टिक बन चुका है और अब ये नेक्स्ट जनरेशन पे भी हमला कर चुका है। अगर हमने जल्द ही इसको नहीं रोका तो बहुत बड़ी मुसीबत में जो है हमारी ह्यूमनिटी है वो फंस सकती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर डोडा में मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोडा गणपत इलाके में शजरकारी मुहिम चलाई गई और इस तकरीब का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों और महफूज मुस्तकबिल के लिए शजरकारी की अहमियत पर आगाही फैलाना है। सैकड़ों पौधे लगाए। इस मौके पर DFO सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डोडा सागर हुसैन जमवाल, फॉरेस्ट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डोडा वाहिद रासिक और दीगर मौजूद रहे। 5 तारीख है, इसमें हम तमाम लोगों को जागरूक करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बूटे लगाने की ज़रूरत है। प्लास्टिक का जो यूज़ हो रहा है सिंगल यूज़, उसको हमने घटाना है और इस धरती को ये क्या नाम है प्लास्टिक फ्री बनाना है। दूसरा, एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो निकलती हैं डिफरेंट मतलब आपकी फैक्ट्रियों से, आपकी गाड़ियों से,
तो उसको मारने के लिए एक ही चीज है, उसको खत्म करने के लिए एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो प्लांटेशन की जाए। इस साल की जो थीम थी वो थी सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये पूरा महीना हमारे सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो इस कचरे को, पॉलीथीन को, इसको जमा किया, इसको डंप किया एक जगह पे। तो मेरा यही मैसेज होगा कि हम सबको अहद करना चाहिए ताकि हम ये पॉलीथीन और ये प्लास्टिक को वाटर बॉडीज़ में और इसमें सॉइल में ना मिक्स करें। अहद तो हम करते रहते हैं, लेकिन अहद को अमली जामा पहनाना है, मतलब अमल करना है। इस बात पे हमें घरों से शुरू करना है। हमारे घरों में पॉलीथीन कितना यूज़ हो रहा है, कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, तो इसको घर से हमने इस्तेमाल करना है। टाउन हॉल बांडीपुरा में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से आलमी माहौलियात के दिन के मौके पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया और इस सेमिनार में स्कूली बच्चों के अलावा सिविल सोसाइटी मेंबरान, ट्रेड यूनियन लीडरान और दोनों महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान साफ और शफाफ माहौल बनाने में तमाम मुतल्लिकीन को मिलजुल कर कोशिश करने पर जोर दिया गया। आज के दिन की मुनासिबत से हमने जो यहाँ सेमिनार मुनक्किद किया है, इसका मोटिव यही है कि लोगों को अवेयर करें कि हमारा माहौल बिगड़ चुका है अपनी गलतियों की वजह से। इस माहौल को तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमारी क्या मिली जिम्मेदारी है, इन मिली जिम्मेदारी को उजागर करने की ज़रूरत है और यही मकसद लेके आज म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा ने यहाँ सेमिनार मुनक्किद किया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर लद्दाख के मकामी एनसीसी कैडेट्स के लिए लेह का एक फील्ड एक्सपोजर दौरा आज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च DRDO लेह ने किया, जिसमें तकरीबन 350 एनसीसी कैडेट्स ने फील्ड का दौरा किया। साइंसदानों ने एनसीसी कैडेट्स के दौरे के दौरान उन्हें ग्रीन हाउस की काश्त, सब्जियों को जखीरा करने, जड़ी बूटियों से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। डॉक्टर दोरजे आंगचुक ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस दौरे के मकासद बताए। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी लेह ने एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। म्युनिसिपल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेंजन रैबकेस ने सेमो मॉनेस्ट्री से झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए रैली लेह मार्केट पर इख्तिताम पजीर हुई। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में कॉलेज इंतजामिया, NCC और NSS वॉलंटियर्स के अलावा मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की और इस मौके पर तलबा तालिबात ने यौम माहौलियात पर बात की। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सईद एजाज रिजवी के अलावा कॉलेज इंतजामिया और तलबा तालिबात मौजूद रहे। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था हमारे कॉलेज में NSS विंग ने वो कंडक्ट किया, जो जिसकी सदारत शाहिद सर ने की, हमारे प्रिंसिपल साहब ने की और इसमें बहुत से हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत सी नॉलेज हमें दी एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ एक सेमिनार था रिगार्डिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसके हवाले से हमने डिस्कस किया और लोगों को अवेयर किया। जितने वहाँ पे ऑडियंस थी, बच्चे थे, उनके साथ डिस्कस किया कि हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। जबकि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हम लोग बहुत ही मतलब एनवायरनमेंट को रिड्यूस करते हैं अपनी छोटी छोटी हरकतों से या बड़ी चीजों। आज हमने सेलिब्रेट किया तो इसमें हमने बच्चों को अवेयर किया कि आप कैसे साइंटिफिक टेम्पर के जरिए कैसे आप एनवायरनमेंट को फरोग दोगे, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए आप कैसे काम करोगे और उनमें साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करने के लिए आप कैसे, जैसा आप सोलर पैनल को देखिए, उनकी लाइफ होती है 25 ईयर्स। तो आफ्टर 25 ईयर्स जो सोलर पैनल को क्या होगा, ये भी एक मीनस बनने वाला है। तो एक रिसर्च क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने जिला इंतजामिया और महकमे तालीम के इशराक से एक मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत हुसैन के अलावा दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। माहौलियाती आलूदगी को दूर करने का अज़्म किया गया। वहीं मौजूदा दौर में माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों का भी खाका पेश किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों और दीगर में इनामात और असनाद भी तकसीम किए गए। आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली जो हमारी यूथ है, उनकी पार्टिसिपेशन देख के मैं
बेहद ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपनी पूरी टीम पे कि हमारे सारी टीम जो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का जो मकसद है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम वेस्टेज रिड्यूस, हम रीयूज की तरफ जाए, उसमें मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी हमारा मैसेज जो है, चाहे इसमें एफॉरेस्टेशन का हो, चाहे हमारा सैनिटेशन का हो, चाहे लोगों को जो एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स एनवायरनमेंट है, वो जो हमारी मैसेजेस है वो उनको पहुंचाए। ये हम सबको मिलजुल के, इसमें कई सारे म्यूनसिपैलिटी से हमने आज तक इकदाम किए, जैसे प्लास्टिक फ्री शहर हमने कोशिश की, उसी के तरीके से हमने कोशिश की कि जो भी ये डिस्पोजेबल आइटम जो है प्लास्टिक, उनको बंद करने की कोशिश की। काफी सारे इकदाम उठाए गए। इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ये मेरी लाइफ मेरा शहर एक स्लोगन है, स्वच्छ शहर। इस शहर को किस तरीके से साफ शफाफ रखना और इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है। इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, हर जगह पे ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल कम करना है, या जो कुछ चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाना है, या जिन चीज़ों को रिसाइकल करके फिर नई चीज़ें बना के इस्तेमाल में लाया जा सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सिनफी हसासियत, हुकूक, पॉलिसियां और मसाइल के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तक़रीब का इनेकाद किया। वुमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में LG के मुशीर RR भटनागर मेहमान ख़ुसूसी थे। ये कॉन्फ्रेंस सिनफी मसावात के मक़ासिद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की जानिब एक अहम कदम है। आप लोग अवगत हैं कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारत के लिए, हर एक भारत के नागरिक के लिए एक गर्व का विषय है, और इसको एक इनक्रेडिबल इंडिया को प्रस्तुत करने का और पब्लिक इंक्लूजन के माध्यम से हर एक भारतीय को इसके ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी नारी शक्ति हमारे अपने परिवार की, अपने समाज की, JK की और पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो बर्निंग टिश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में काम आएगी। इस प्रोग्राम का एम ये होता है कि टू सेंसिटाइज पीपल दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन विद वन sex or one gender of the society, which is women, and it has been discriminated because of her being her women. So we just wanted to deconstruct this stereotype, and we just wanted to deconstruct this whole thing and reconstruct the society which would be just and equal for all. क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन। हम यूजुअली देखते हैं सोसाइटी में मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड अनइक्वली, तो हर जगह पे बायसनेस होती है। मैन एंड वुमेन को मतलब वुमेन को बोला जाता है यू आर इन्फीरियर टू मैन, तो वैसी चीज़ें जो है हमें सोसाइटी में आजकल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं जिसमें वुमेन की काफ़ी ज़्यादा स्टेटस को जो इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स लाई है। इन टुडेज टॉपिक हमें पता चला दैट जो भी जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती है सोसाइटी में, उसको हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम ट्रेडिशनली से देखते आ रहे हैं कि बहुत इनइक्वालिटीज़ हो रही है, चाहे वो लो लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, वेदर वुमेन घर पे हो, माँ का रोल निभा रही हो, सिस्टर का रोल निभा रही हो, वेदर एक ग्रैंड मदर का, स्टिल उसे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। वी हैव टू चेंज दिस मेंटालिटी। पहले हमें खुद में एक लो लेवल पे हमें चेंजेस लानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया और मीनामर्ग में जोजिला टनल प्रोग्रेस का मुआयना भी किया। उन्होंने करगिल जंग के हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश की। साथ ही उन्होंने डाक बंगलो द्रास में अवामी रैली से खिताब किया और लड़कियों की तालीम के फ़रोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो करगिल हीरोज़ की सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो द्रास की तरक्की के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लद्दाख से बदनवानी का खात्मा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने आज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की हिमायत की जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक में देरपा अमन के लिए
हिंद पाक मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की वकालत की है। वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात पर तबादले ख्याल के लिए मुनक्किदा एक दिन की मीटिंग के बाद न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। मीटिंग में गांधीनगर हल्के और उसके म्युनिसिपल वार्ड से पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुप्ता ने कहा कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि मुकम्मल और मुस्तकिल अमन वापस लौट आए तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। गुप्ता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी आने वाले पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात की तैयारी कर रही है और इन दोनों इंतखाबात को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हमारी हमेशा डिमांड रही है कि साहब असेंबली के इलेक्शन करवाइए, क्योंकि 5 साल हो गए असेंबली को भंग किए हुए आपने, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक भी, कि यहाँ 5-6 महीने अगर असेंबली भंगे हुए हो तो विद इन 6 मंथ्स उनको इलेक्शन करवाने चाहिए। चलो ठीक है, अब लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं, तो हमने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसकी आज हमने थ्रेडबेयर डिस्कशन की है। हमारा ब्लॉक नंबर 3 जो बहु कॉन्स्टिट्यूंसी है और जम्मू साउथ आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें 10 वार्ड हैं, वो भी इसमें आ रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। तो आज वो 26 जो वार्ड हैं उनके लोगों को बुला के हमने डिस्कशन की। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तंज किया। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान में किससे बात करें, वहां तो सियासी उथल पुथल है। उन्होंने बताया कि बीजेपी हर मुल्क के साथ बात करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के आधे लीडर जेलों में हैं। साहब एक बड़े आदमी है, वो मरकजी हुकूमत में भी मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के भी चीफ मिनिस्टर रहे, और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिल्ली से बस में बैठ के लाहौर गए थे तो मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी उस बस में बैठ के लाहौर गए थे। हिंदुस्तान ने तो हमेशा बात की है, हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों से बातचीत करता है, लेकिन मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब बताएं कि पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें? नवाज शरीफ से करें, इमरान खान से करें, शहबाज शरीफ से करें, जो जेलों के अंदर हैं उनसे करें, या जो जेलों के बाहर हैं उनसे करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अबूरा कुंजर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट शौकत अहमद मीर की वालदा के इंतकाल के सिलसिले में ताज़ियत की। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट सदर बारामुल्ला सजाद शफी, फारूक अहमद शाह और दीगर लीडरान थे। उमर अब्दुल्ला ने सोगवार खानदान की ढास बांधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शोपियां के रेशनागरे में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। इजलास में सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने शिरकत की। मसूदी ने आइन की हिफाजत के लिए बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खित्ते में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इलाकाई सियासी जमातों को बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद करने पर जोर दिया। मसूदी ने हुकूमत से खित्ते में किसानों के लिए किए गए तमाम कर्जों को माफ करने की वकालत की। मसूदी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो ज़ालाबारी से फसलों को हुए नुकसान को कुदरती आफत करार दे और किसानों को उनके नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। आइन के लिए दिफा के लिए इतिहाद है, क्योंकि हम जो देखते आए हैं कि आइन को मजबूर किया जा रहा है, रोंदा जा रहा है। जो भी फैसले किए गए, वो जम्मू कश्मीर के हवाले से फैसले हो, वो किसानों के हवाले से फैसले हो या बाकी फैसले हो, तो हमारा ये जो दरअसल जो इतिहाद की कोशिश हो रही है, ये आइन के दिफा के लिए हो रही है, ताकि आइन मजबूत रहे और आइन के मुताबिक काम चलता रहे मुल्क का। बीजेपी को हराने की बात हो रही है बात, क्योंकि वो देखिए हमारा बार बार ये होता है, हमारा ये मौक़िफ़ होता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आइन के मुनाफी है, वो आइन के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई क़ुव्वतें हैं जो आइन के खिलाफ है तो उनके खिलाफ सफारा होने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 9 साल मुकम्मल होने के प्रोग्राम पर बीजेपी की तरफ से कश्मीर वादी में प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले में आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने दीगर पार्टी लीडरान के हमरा पुलवामा जिले में एम्स साइट का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने बताया कि एम्स की तामीर से कश्मीर के तिब्बी शोबे में इनकलाब आ जाएगा, जबकि रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, अवतार सिंह, लतीफ अहमद भट्ट और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त डेवलपमेंट के काम किए हैं। हमने देखा कि पूरे वादी कश्मीर में चाहे नेशनल हाईवेज हो, गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी हो, हर जगह ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है।
और ये जो एम्स हॉस्पिटल कश्मीर के अवंतीपुरा में बन रहा है, ये बहुत लाजवाब हॉस्पिटल बन रहा है। पूरे वादी कश्मीर की एक शान होगी जब ये एम्स हॉस्पिटल यहाँ पुलवामा के अवंतीपुरा में पूरा हो जाएगा। बहुत तेज़ी से इस हॉस्पिटल का जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज आशीष सूद का कहना है कि बीजेपी का हर कारकुन इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी खानदान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम मुकम्मल कर रहा है और इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आशीष सूद ने आज अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन सांबा में बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। सांबा जिले के BBIA में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें बीजेपी हुकूमत के कामों की तारीफ की गई। जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ वोटर लिस्ट रिवीजन होनी है। जो लोग स्वर्ग सिधार गए उनके वोट कटने हैं, जिनके नए शादी विवाह हुए उनके वोट जुड़ने हैं, जो बच्चे 2020 में कोविड के बाद से 18 वर्ष के हुए उनके वोट जुड़ने हैं, वो सब जुड़ के नई वोटर लिस्ट बनाने का काम भी यहाँ का चुनाव आयोग कर रहा है, जिसको अभी लोगों की ऑब्जेक्शंस के लिए रखा गया है। तो एक संवैधानिक प्रोसेस है। चुनाव कोई जेब से निकालकर बीजेपी को नहीं कराना है। वो उनके जमाने में होता था जब धारा 370 के अंतर्गत 1500 वोट पाकर लोग संसद में चले जाते थे, 2000 वोट पाकर लोग। अब चुनाव बड़े पैमाने पर होता है, जनता के पार्टिसिपेशन से होता है। चुनाव आयोग उसकी तैयारी कर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनई के नुमाइंदे ने कहा कि हिंदुस्तान एक रूहानी मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब अमन के साथ रहते हैं। रहबर इनकलाब आयतुल्ला सईद अली खामनई भी रूहानियत के मुहिब्बो वतन हैं, लिहाजा ये रूहानियत दो कौमों यानी ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान इत्तेहाद का बाइस बनती है। सईद अलीजादा मौसवी ने मीरगुंड बडगाम में इमाम खुमैनी की बरसी के प्रोग्राम में शिरकत की। I believe that the Imam revolution and Imam personality has very good affection for the other nations also, especially for Iran and India. As you know, India is known as a spiritual country, which we see many different denominations and many religions live with each other peacefully. So Imam also is a pattern of spirituality, and this spirituality can be local between two nations, and all of the nations in the India and Iran can use from this kinds of spirituality to be close and to make unity between the nation of India and Iran, inshallah. फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने उन किसानों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया जिनकी सेब की फसल गुज़िश्ता माह ज़ालाबारी से तबाह हुई थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रफ़ियाबाद, जनूबी कश्मीर और बांडीपुरा समेत कई इलाकों में गुज़िश्ता माह जबरदस्त ज़ालाबारी हुई जिससे फलों समेत खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने LG इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका महकमों से अपील की कि वो बागबानी के शोबे को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत शामिल करें ताकि काश्तकार राहत की सांस ले सके। उन्होंने फ्रूट इंडस्ट्री के हवाले से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने का मुतालबा किया क्योंकि 70% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता इस सनत से वाबस्ता है और बहुत से पढ़े लिखे नौजवान इस सनत से अपना रोजगार कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को हमने बार बार कहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे लागू, और साथ साथ में हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो KCC लोन 3 लाख रुपए तक का जो वो वे ऑफ करें और MIS स्कीम को लॉन्च किया जाए ताकि हमारा C ग्रेड आगे मंडियों में ना जाए, और क्योंकि इसके साथ इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है लोगों को, पढ़े लिखे लोग जो हैं जो इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। गवर्नमेंट को चाहिए जो भी मुश्किलात हैं इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ उनको हल किया जाए। मैं अपने LG साहब से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके ये जो मसला, और साथ साथ में जो हमारे CC लिमिट्स हैं उन पर कम से कम 2-3 साल का इंटरेस्ट वेव ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आप देखें जो बेसिक ग्रोवर होता है उस पर यह असर पड़ जाता है।
जिला अस्पताल बड़गाम में सहूलत के फुकदान से मरीज काफी परेशान है। अस्पताल में जगह की कमी से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मरीजों का कहना है कि एक ही टिकट काउंटर की वजह से उन्हें इलाज से पहले ही घंटों कतारों में रहना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने कई मरतबा वादा किया कि जिले में बहुत जल्द नया जिला अस्पताल तामीर किया जाएगा, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अस्पताल और इलाज पर तवज्जो देने की अपील की है। उधर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि अस्पताल में सहूलत की कमी नहीं है, बल्कि जगह की कमी है, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हो रही है। उन्होंने कहा कि वो कम जगह को भी बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मामला इंतजामिया के नोटिस में है और बहुत जल्द अवाम की शिकायत दूर होगी। बरनस रटनस कतानस दो तमें डाल वन चिठी वन लगित कम से कम कोता काल गो यह हर दह ये हाल अजियत क्या मतलब आज चंद्रवार ना हर दह ये हाल ये दह बेमारस तल ये दुख खतर बर। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन लेह ने स्टेंजन डोथोन और CIBS स्कूल चोगलमसर लेह के इश्तराक से आलमी यौम माहौलियात मनाया। प्रोजेक्ट सिंगडा सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर सोलर कॉलोनी लेह में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तलबा को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी दी गई। मुंसिपल कारकुनों ने कचरे की निकासी का अमली मुजाहरा भी पेश किया। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की यूथ मेंटर नजमा निसार ने न्यूज़ 18 से बात की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ईरान इंकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी की 34वीं बरसी के मौके पर सेमिनार का इनकाद किया गया। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान ने मुनक्किद किया था। इस्लामी बेदारी और उम्मत के इत्तेहाद में इमाम खुमैनी के रोल के उन्वान से मुनक्किद हुए इस सेमिनार में शिया व सुन्नी उलमाए किराम ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने इमाम खुमैनी की तालीमात पर रोशनी डाली और लोगों से तलकीन की कि इमाम खुमैनी की राह पर चलते हुए इस्लाम की बका और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर अपना कलीदी रोल अदा करें। प्रोग्राम की सदारत अंजुमन के सदर आगा सईद हसन ने की और इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। इस शख्सियत पे बात की जाए, जितनी भी इस शख्सियत की निगाह की जाए, उस कदर इस शख्सियत ये जो है ये आलमी शख्सियत, आफाकी शख्सियत है और इस शख्सियत पे जितना भी बात की जाए उतने नए रमूज और असरार मुनकशिफ होते हैं। हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इस्लाम जीस्ती, सादा जीस्ती, इस्लाम महवरी और कुरान महवरी पर गुजरी है। मकसद यही है कि इमाम मरहूम ने जो इस्लामी बेदारी के हवाले से और पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करने के ताल्लुक से जो कोशिशें की, काविशें की और एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया, अमलन उन्होंने करके दिखाया। आज डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि आज़मीन हज के लिए करेंसी एक्सचेंज की सहूलत गुलशन चौक बांडीपुरा में वाक़ JK बैंक के मेन ब्रांच में दस्तियाब रखी गई है। TP ब्रांच में ऑटोमेटेड कैश डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन का इफ्तिताह करने के बाद डीसी बांडीपुरा ने न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हुआ तो दूसरे ब्रांचों में भी करेंसी एक्सचेंज की सहूलत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। को लेकर जो इशू है अभी मेन ब्रांच में ही वो एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं जहां तक मुझे इसकी नॉलेज है, और अभी बाकी ब्रांचेस में नहीं है। तो जो डेजिग्नेटेड ब्रांच है नॉर्मली वहीं पे रहता है। तो अगर ये पॉसिबल हुआ, हम अभी वहीं पे जा रहे हैं JK बैंक, वहां पे बात करके देखते हैं। अगर ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल है तो बाकी ब्रांच में भी हम ये फैसिलिटी। म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम की जानिब से टाउन हॉल कुलगाम में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूली तलबा तालिबात के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मुतल्लिका महकमों के अमले ने शिरकत की। शुरा ने प्रोग्राम के जरिए सफाई और माहौलियात पर जोर दिया। यही था कि हम रिड्यूस करें, यूज करें, रिसाइकिल करें और वो चीजें कैसे करें। इसके लिए हमने अलग अलग वार्ड्स पे अपने स्टॉल्स लगाए थे, जहाँ पे हमने लोगों को अवेयर किया था कि उनके घर में जितनी भी पुरानी चीजें हैं, चाहे कपड़े हैं, जूते हैं, किताबें हैं, जो भी कबाड़ उनके घर में है वो आके हमें दे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के तलबा ने उड़ीसा में ट्रेन हादसे के मुतासरीन के लिए दुआ की। तलबा ने महलूकीन की याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। उन्होंने राहत और बचाव टीमों की भी तारीफ की जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात मेहनत की।
हमने सुना था, हम बड़े बड़े शौक में थे। आज हमने रोज हम स्कूल में वो रेगुलर हम वो मौन प्रार्थना करे जा रहे हैं। आज हमने उसको थोड़ा बढ़ाया, हम थोड़ा इंक्रीज किया उस प्रार्थना को, ताकि जो वो लोग इंजर्ड हुए हैं वो थोड़ा रिकवर हो सके और जिनकी मृत्यु हो गई है उनको शांति मिल सके। हम भी यहाँ पर एक विचार कर रहे हैं कि स्कूल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से जितना भी हो सके हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ कलेक्शन करेंगे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्रधानमंत्री खुद इसके चेयरमैन रहते हैं उसमें हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कैंपस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसबीआई ने आज 2 ई-रिक्शों का अतिया दिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव जैन ने माहौल दोस्त ई-रिक्शों को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रोफेसर संजीव जैन ने एसबीआई के रीजनल मैनेजर का शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर जैन ने कहा, इससे तलबा, असातिज़ा और मेहमानों के ट्रांसपोर्टेशन में सहूलत होगी और साथ ही फजाई और सूती आलूदगी को रोकने में मदद मिलेगी। इंडिया के CSR के अंतर्गत जो है ये हमको 2 ऑटो जो है, इलेक्ट्रिक ऑटो जो है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो है अपने CSR को इस अच्छे कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये जो है बेसिकली ऑटो जो हमने अभी 2 इलेक्ट्रिक ऑटो हैं, ये बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही चलाने के उपयोग के हिसाब से हमने लिए हुए हैं। अभी आप जानते हैं ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कम से कम 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जख मोड़ से, जो भी जहाँ पे, तो बच्चों को बहुत दुविधा होती है कि मेटाडोर वगैरह में कब सबसे फ्रिक्वेंट होती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई और ये ब्रांच मैनेजर की तरफ से भी एक इनिशिएटिव आया कि क्यों ना हम जो जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक इलेक्ट्रिक ऑटो यूनिवर्सिटी। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर सीआरपीएफ के 180 बटालियन ने त्राल में शजरकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। शजरकारी प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद नक्काश मेहमान खसूसी रहे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने शिरकत की और माहौल को साफ शफाफ रखने के हवाले से मकालात पेश किए। मैसेज यहाँ से जानी चाहिए कि वी ऑल आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड नॉट ओनली टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी continuous effort with the help of our CRPF and other security forces. It's a program that's going to be beneficial for all of us, especially the people of Tral. And महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिला पुलवामा के बाग संगरवानी इलाके में ट्राइबल लड़कों के लिए एक रोजा स्पोर्ट्स मेले का इनकाद अमल में लाया गया। मेले में संगरवानी और मुल्हिका ट्राइबल पंचायत हलकों के नौजवानों ने शिरकत की। स्पोर्ट्स मेले में नौजवानों के दरमियान मुख्तलिफ खेल मुकाबले रखे गए थे, जिसमें वॉलीबॉल, दौड़, टग ऑफ वॉर शामिल है। और इस मौके पर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जिला अफसर पुलवामा जगदीश शर्मा ने कहा कि ऐसे मुकाबलों का मकसद कुंडी इलाकों के नौजवानों को खेल कूद की तरफ राग़िब करना है। जितने ट्राइबल जोन्स हैं उन बच्चों को हमें लाना है, यहाँ पे यूथ को, अंडर 19 यूथ को लाना है, उनको यहाँ का जो कल्चर या स्पोर्ट्स जो गांव का कल्चर वो लोगों तक पहुँचाना है। तो इनको मौका मिलेगा कि यूथ या गाँव का ट्राइबल का, उनको बाहर सिटी में जाने के लिए तो दिक्कत आती है। सर इधर से आज शायद कोई आगे चला जाए हम में से कोई लड़का सर, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं स्पोर्ट्स सर का कि वो इधर आए और हम ये फेस्टिवल किया सर। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारे, खासकर मैं ये बताऊं कि हमारा जो एरिया है 4-5 पंचायतें इसमें ट्राइबल है, तो हम मिलजुल के हैं सारे। तो हमारे बच्चे भी कुछ बनना चाहते हैं, बड़ी शौक है बच्चों में खेलने कूदने, क्रिकेट की वगैरह। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।